हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन के अंतर्गत कोलरास का नियम। आइए देखते हैं कि जो कोलरास है उसने अपना नियम कब दिया था, उनका स्टेटमेंट क्या था और उसके आधार पर हम उसके गणितीय सूत्र कैसे बनाते हैं। देखिए, कोलरास का कहना था कि अनंत तनुता अर्थात इन्फिनाइट डायल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर कोई भी जो विद्युत अपघट्ट है या जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसकी मोलर चालकता उसमें उपस्थित अर्थात जो विद्युत अपघट्ट है उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी भी विद्युत अपघट्ट की हम यदि मोलर चालकता पता करें तो उसमें जो विद्युत अपघट्ट में धन आयन है या ऋण आयन है उनका जो योगदान होता है वो जो भी विद्युत अपघट्ट है उनकी कुल मोलर चालकता के बराबर होता है। अब उसको दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं कि अनंत तनुता या शून्य सांद्रता जिसको कहा जाता है उस पर जब किसी विद्युत अपघट्ट का वियोजन पूर्ण हो जाए, कहने का अर्थ है कि एक ऐसा विद्युत अपघट्ट जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाए, जैसे कि प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्पेशली जो कोलरास का नियम है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका प्रयोग करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पता कर सकते हैं। तो यदि एक ऐसा विद्युत अपघट्ट लें जिसका वियोजन अर्थात डिसोसिएशन 100% हो जाए, तब उस विद्युत अपघट्ट की कुल चालकता अर्थात जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसकी टोटल जो कंडक्टिविटी रहेगी या जिसको मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, में प्रत्येक आयनों का अपना एक योगदान होता है। प्रत्येक आयन मतलब जो विद्युत अपघट्ट रहेंगे उनके प्लस और माइनस अर्थात केट आयन और एन आयन का अपना एक योगदान रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा। और ये जो केट आयन एन आयन रहते हैं वो उनके जो मान है इस पर निर्भर नहीं करते कि केट आयन और एन आयन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, अर्थात केट आयन के साथ कौन सा एन आयन जुड़ा है और एन आयन के साथ कौन सा केट आयन जुड़ा है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में देखें कि कैसे लिखें। तो इस तरीके से ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY टाइप का, अर्थात इसमें जो मोल हैं या अणुओं की संख्या वो दी हुई है। अब इसको मैं यदि केट आयन और एन आयन के रूप में तोड़ूँ तो इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। जो X है वास्तव में इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अर्थात इनमें जो एटम है उनकी संख्या को दर्शाता है, और ये जो प्लस है वो इनके प्लस चार्ज को दिखाता है। इसी प्रकार जो y है यहाँ पे y जो एन आयन है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अर्थात उनकी संख्या को दिखा रहा है, अर्थात एन आयन की संख्या को, और जो x माइनस है उसके चार्ज को दिखा रहा है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ ली होंगी। तो इसको यदि हम लोग लिखें मोलर कंडक्टिविटी के रूप में, वो भी इन्फिनाइट डायल्यूशन अर्थात अनंत तनुता पर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेमडा इन्फिनाइट और एम AXBY जो यहाँ पे लिया वही, और सेम ये चीज़ यहाँ पर संख्या और AY प्लस अर्थात जो केट आयन है उसकी संख्या मोलर कंडक्टिविटी के साथ, उसी प्रकार y अर्थात जो माइनस अर्थात निगेटिव आयन है उसकी संख्या को सामने रखेंगे और जिसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल रहे हैं उसको, और साथ में इसका लेमडा इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी के लिए और ये नेगेटिव चार्ज। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कैसे है। मान लो यहाँ पे जो x है उसका वैल्यू 1 रहेगा तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं लिखा जाएगा, वैसे y का वैल्यू 1 रहेगा तो उसके लिए भी कुछ नहीं लिया जाएगा। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास NaCl है इस तरीके से, और इसको मैं यदि आयनों के रूप में तोड़ूँ अर्थात डिसोसिएट करूँ तो Na प्लस और उसी प्रकार Cl माइनस में इसको तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम लोग इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखें वो भी इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, तो इस तरीके से लेमडा लिखेंगे, m लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे NaCl इक्वल टू, अब फिर से लेमडा इन्फिनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी किसका, Na प्लस का जो कि यहाँ पे है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे इसकी संख्या कुछ नहीं है अर्थात स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, 1 को लिखा नहीं जाता है इस वजह से। इसी प्रकार लेमडा m किसके, क्लोराइड आयन के लिए माइनस, और इस तरीके से इन्फिनाइट, क्योंकि क्लोराइड भी क्या था एक था इसलिए यहाँ पे एक नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए वो वही है एक्स और वाई उसकी संख्या को दर्शा रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से अब इसको यदि मैं लेमडा की बात करूँ तो लेमडा को इस तरीके से उल्टे हुई टाइप का दर्शा सकते हैं, और जो इन्फिनाइट है इसको इस तरीके से जीरो कंसंट्रेशन, क्योंकि इन्फिनाइट डायल्यूशन को जीरो कंसंट्रेशन भी कहते हैं, तो इस तरीके से इसको जीरो के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। और ये M और NaCl जैसे कि ये सब चीज़ें, और इनको भी इस तरीके से उल्टे हुई टाइप का लेमडा अर्थात केप टाइप का बनाया जा सकता है। मतलब जैसे ऊपर में लिखा है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और सेम ये लेमडा को ऐसे, अर्थात लिखने के इसके ढेर सारे तरीके हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। ये लेमडा ऐसा कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो केप वाला है अर्थात उल्टा भी वाला लेमडा है, या जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डायल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, उस रूप में भी ऐसी सारे लेमडा को बनाया जा सकता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखूँ MgCl2। तो MgCl2 यदि आयनों में टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा Mg+2 मतलब ये इसके ऊपर में घात के रूप में जाएगा, प्लस
क्योंकि Cl की संख्या 2 है इसलिए 2Cl माइनस। इसको इसके कोलरास के नियम के हिसाब से देखें तो मोलर कंडक्टिविटी किसमें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके लिए, MgCl2 के लिए इक्वल टू, फिर लेमडा लिखूंगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए m, और अब मैं लिखूंगा Mg+2 के लिए। Mg+2 देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, जो कि इस इक्वेशन में हमने x अर्थात धन आयन की संख्या लिख रखा है। इसी तरीके से यदि मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो मैं इस जगह पे y का क्या लिखा हूँ, ये है ऋण आयन की संख्या। तो चूंकि ऋण आयन की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। तो मेरे चीज़ें आपने बनाना सीख लिया होगा। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है कोलरास का नियम, ये वास्तव में क्या कहना चाहता है वो समझते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रखा हूँ, ये मोलर कंडक्टिविटी का मान है अलग अलग आयनों के, कैटायन और एनायन के। जैसे पोटेशियम है 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरीके से सोडियम प्लस का है, क्लोराइड का है, ब्रोमाइड का है। अब कोलरास का कहना क्या था कि यदि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन अर्थात अनंत तनुता पर कोई भी विद्युत अपघट अर्थात इलेक्ट्रोलाइट को लें, तो उस स्थिति में जो हमारे ये आयन होते हैं इनकी अपनी एक चालकता होती है, और इन्हीं चालकताओं का योग जो भी हमारे विद्युत अपघट विलयन होता है उसके टोटल मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होता है। अर्थात केटायन और एनायन को जोड़ देंगे तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा उसको सरल रूप से एक स्टेटमेंट लिखा था, उसके हिसाब से हम देखें तो यदि मैं इसको मान लूँ एक विद्युत अपघट्य विलयन पोटेशियम ब्रोमाइड को, नीचे ये भी सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक विद्युत अपघट्य विलयन है। अब ये नियम वास्तव में क्या कहना चाहता है, कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन या शून्य सांद्रता या जिसको जीरो कंसंट्रेशन कहते हैं वो होना चाहिए। अब देखो जीरो कंसंट्रेशन पर यदि देखें तो पोटेशियम है वो 73.5 मोलर कंडक्टिविटी दिखाता है, और ये 78.14 दिखाता है। अब इनको टोटल करें तो 151.64 आता है। अब कहने का अर्थ है कि यदि हम पोटेशियम ब्रोमाइड का मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो हमको हमेशा 151.64 इसका मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त होगा। लेकिन जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इसी में कि यदि हम पोटेशियम का निकालें और ब्रोमाइड का निकालें अलग अलग, तो इनका इस तरीके से अलग अलग भी आएगा। अब ये निर्भर नहीं करेगा कि इनके साथ कौन जुड़े हैं। जैसे इस केस में पोटेशियम के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे वाले केस में देखिए पोटेशियम के साथ क्लोराइड जुड़ा है। यहाँ भी पोटेशियम का मान कितना है 73.5, और ऊपर में भी क्या है 73.5। कहने का अर्थ है कि ये जो आयन है चाहे प्लस वाले रहे या माइनस वाले, ये एक दूसरे से कोई प्रभावित नहीं होते हैं। इनकी सबकी अपनी एक मोलर कंडक्टिविटी होती है। किस केस में, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया जाए, अर्थात ये अपने सर्वोच्च या सबसे अधिक मोलर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इसी तरीके से इसका सोडियम ब्रोमाइड कर ले सकते हैं। जैसे ब्रोमाइड ऊपर में है तो उसका मान है 78.14, और वो आपकी पहले किसके साथ था, पोटेशियम के साथ। लेकिन नीचे में देखो ब्रोमाइड है सोडियम के साथ, लेकिन इसके साथ है तो सोडियम इस माइनस आयन अर्थात ब्रोमाइड को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी ब्रोमाइड का कितना है 78.14, और इनका भी टोटल इस तरीके से आएगा। कहने का अर्थ है कि ये आयन जो प्लस या माइनस वाले हैं, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन रखें तो चाहे ये माइनस वाला किसी भी प्रकृति का हो और प्लस वाला किसी भी प्रकृति का हो, वो अपना रोल निभाएंगे, और अपना जो इनके मान होते हैं मोलर कंडक्टिविटी के, वो मान हमेशा फिक्स रहेंगे और इनके सर्वोच्च स्तर पर रहेंगे, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पे एक शब्द हम पढ़ रहे हैं बार बार, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ऐसा अर्थ है, ये बिल्कुल ना समझे कि कोई कंटेनर लिए उसमें जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन है उसमें अधिक मात्रा में हमने जितना मन चाहा उतना पानी मिला दें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का अर्थ होता है कि जब हम लोग कोई कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में मेरे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरे पड़े हैं। अब चूंकि प्लस और माइनस चार्ज वाले जब हमारे पास किसी कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरे रहेंगे तो इसमें क्या है, और यहाँ पे यदि मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूँ तो ये क्या है, इनका डिसोसिएशन तो 100% हो जाता है। लेकिन जो प्लस चार्ज वाले हैं मेरे, ये प्लस चार्ज वाले क्या हैं, आसपास के इसके माइनस चार्ज वाले भी हैं जो कि इसको क्या है पकड़ के रखे हैं। मतलब डिसोसिएशन तो हो जा रहा है, लेकिन ये माइनस चार्ज से घिरा हुआ है आसपास में, अर्थात बंधा हुआ है। और भले ही ये पूरा कंप्लीट 100% टूट गया है अपने आयनों के फॉर्म में, लेकिन जो आयन है वो कम्प्लीटली इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब इसमें मैं पानी मिलाना स्टार्ट करूं इस तरीके से और ज़्यादा, तो पानी मिलाना स्टार्ट करूंगा तो होगा क्या, जो प्लस चार्ज वाले हैं मेरे वो और जो माइनस चार्ज वाले हैं उनके बीच का दूरी क्या है, बढ़ेगा। जिसके कारण क्या है, प्लस और माइनस चार्ज वाले एक दूसरे से जो आकर्षण से बंधे हुए हैं वो आकर्षण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म होगा तो क्या होगा कि यहाँ इसमें जो इलेक्ट्रोड रहेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड डूबा रहेगा, इस इलेक्ट्रोड में जो
प्लस वाले हैं और माइनस वाले। तो प्लस वाले जो चार्ज हैं वो हमेशा माइनस की ओर जाएंगे, माइनस वाले प्लस की ओर जाएंगे। लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन अर्थात पानी जब ज़्यादा मिला दें तो एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि जो मेरे प्लस और माइनस चार्ज वाले जो आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, भले ही उनका डिसोसिएशन अर्थात वो कम्प्लीटली आयनों में टूट चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के आकर्षण क्षेत्र के कारण ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे। अब हमने ज़्यादा पानी मिला दिया तो क्या है, इनके बीच का दूरी बढ़ गया, जिस कारण इनका जो आकर्षण है वो धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जिसके कारण जो मेरा प्लस चार्ज वाला आयन है वो आसानी से अपनी तेज़ गति से बढ़ रहा है, अर्थात वो अपनी कंप्लीट अधिक मात्रा में कंडक्टिविटी शो करेगा। उसी प्रकार मेरा माइनस चार्ज वाला है, माइनस चार्ज वाला क्या है, अपने चारों ओर से प्लस की ओर में घिरा हुआ था। लेकिन जब हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन अर्थात इतना पानी मिला दिया कि एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो गया, तो मेरा माइनस चार्ज वाला भी क्या होगा, तेज़ी से एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो उम्मीद है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का भी आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में जो कोलराज का नियम है उसके द्वारा इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा हूँ, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको तुल्यांक चालकता कहते हैं, उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो हम समझते हैं अनंत तनुता वास्तव में क्या चीज़ होता है, जो कि हमने कोलराज के नियम में शुरू में पढ़ा हुआ था कि अनंत तनुता वाली कंडीशन पे जब किसी विद्युत अपघट अर्थात इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी पता किया जाए तो उसमें उसके जो आयन होते हैं उनका खुद का योगदान होता है। उन्हीं आयनों का अलग अलग को मिला कर यदि टोटल करें तो टोटल जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाती थी। ठीक है, इसमें समझते हैं शून्य सांद्रता अर्थात जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है या अनंत अनंतता जिसको बोलते हैं, वो वास्तव में क्या होता है। देखो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में जब पानी मिला देते हैं तो उसकी वह सांद्रता जिसमें उसके आयन सर्वाधिक चालकता दर्शाए, जबकि इस अवस्था में धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र से दूर हो जाए। तो ये क्या चीज़ है, देखिए ये जो पहला एग्जाम्पल लिया हूँ मैं चित्र के माध्यम से, ये हमारा ए है और ये हमारी बी वाली स्थिति है। ए वाले में देखिए इसमें मैं पानी कम रखा हूँ और यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज है। जो कोलराज का नियम है वो स्पेशली लागू होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ही 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, अर्थात 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन उनकी खासियत ये रहती है कि यहाँ पे यदि हम अनंत तनुता अर्थात इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाली स्थिति देखें तो यदि समान स्थिति में हमारे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसके आयन स्पीड से अर्थात तेज़ी से मूव नहीं करते हैं और अच्छी कंडक्टिविटी या चालकता नहीं दर्शा पाते हैं। तो उसी को अच्छा चालकता या कंडक्टिविटी दर्शाने के लिए कोलराज का नियम स्पेशली बनाया गया है और उसी के द्वारा ये डिफाइन किया जाता है। जैसे पहला कंटेनर है मेरे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि डाइल्यूशन हमने नहीं किया है अर्थात तनुता नहीं किया है, तो उस स्थिति में डिसोसिएशन तो हो गया है, अर्थात हमने यहाँ पे 100% डिसोसिएशन कर दिया है जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका। लेकिन इसके जो आयन है माइनस वाले और प्लस वाले ये आपस में एकदम से नज़दीक में है और उनकी स्थिति इस तरीके से है, नीचे में जो आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज वाले माइनस से इस तरीके से आकर्षण के द्वारा घिरे हैं और माइनस वाले प्लस से आकर्षण के द्वारा घिरे हैं, अर्थात एक दूसरे के आकर्षण क्षेत्र में है, जिसके कारण ये जितना स्पीड से इनको विपरीत अर्थात अलग अलग आवेश वाले इलेक्ट्रोड, जैसे माइनस वाला जो आयन है प्लस इलेक्ट्रोड की ओर और प्लस वाले जो आयन है माइनस इलेक्ट्रोड की ओर गति करें, उतना स्पीड नहीं मिल पाता है, जिस कारण इनकी चालकता क्या रहती है, कम रहती है। चालकता तो रहती है लेकिन वो कम होती है। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है और उसका जो पैर है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पैर से इस तरीके से बांध दिया जाए और उनको बोला जाए कि आप दौड़ लगाओ, तो जाहिर सी बात है कि दो व्यक्तियों के पैर एक एक पैर आपस में यदि जुड़े हैं तो दोनों को स्पीड नहीं मिल पाएगा, ना तो एक व्यक्ति दौड़ पाएगा ना तो दूसरा। इसी प्रकार जो आयन है पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं अर्थात अपने आयनों में टूट जाते हैं, जो विद्युत अपघट्य विलयन है वो वाले, तो भी वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाते हैं। अब बी वाला कंडीशन देखिए, इस बी वाले कंडीशन में मैंने पानी डाल दिया है और इतना पानी डाला है कि जो ये प्लस चार्ज वाले हैं और माइनस चार्ज वाले हैं इनकी क्या है, दूरी बढ़ गई है। दूरी बढ़ गई तो क्या है, इनको स्पीड से जाने के लिए जगह मिल गया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में दूरी बढ़ गई तो ये इनके जो आकर्षण क्षेत्र से वो लगभग नहीं के बराबर हो गए। इस कारण जो माइनस चार्ज वाला है वो अपने तेज़ी से प्लस चार्ज की ओर जा रहा है अर्थात प्लस इलेक्ट्रोड की ओर, और प्लस चार्ज वाला माइनस इलेक्ट्रोड की ओर, अर्थात ये अपने जो पूरे स्पीड है उस स्पीड से दौड़ रहे हैं। अर्थात इस स्थिति में क्या होगा, इनकी जो चालकता होगी वो सबसे अधिक होगी। अब इसको एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं शुरुआत में मान लो ये मेरा कंटेनर है, इसमें का जो मेरा विद्युत अपघट अर्थात इलेक्ट्रोलाइट है वो 50 ml है। अब इस 50 ml में मैं 10 ml पानी मिलाया, अब मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी लगभग मिली मान लो 22 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी प्रकार फिर 10 ml मिला दिया, अर्थात पहले तो शुरुआत में 50 ml था नॉर्मल स्थिति में, अब 10 ml और मिला दिया तो 60 हो गया, 10 ml और मिला दिया तो 70 हो गया। तो इसका मुझे मान लो मिल रहा है मोलर कंडक्टिविटी
23। इसी प्रकार फिर 10 ml मिला दिया तो ये मुझे मिल गया मोलर कंडक्टिविटी 25। अर्थात जैसे जैसे पानी मिला रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच में पानी मिलाने से स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। स्पेस अर्थात उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएं तो ये तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक समय ये भी आता है कि मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना बंद हो जाता है। अर्थात इस तरीके से जैसे मैं अब और 10-10 ml मिलाते जा रहा हूँ तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो गया। ये देखिए 26 26 26 आ रहा है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इतना पानी मिला दिया कि इसके जो आयन थे प्लस वाले माइनस के प्रभाव क्षेत्र से दूर हो गए और माइनस वाले प्लस के प्रभाव क्षेत्र से दूर हो गए। इस कारण क्या है, अब दोनों अपनी मस्ती में तेज़ गति से आगे बढ़ सकते हैं। अब तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे तो क्या है, इनकी कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति को बोला जा रहा है अनंत तनुता। और इस स्थिति में यदि हम एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वाटर का हमारा लेवल है और ये हमारा क्या है, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी है। ये यहाँ से मैं ग्राफ स्टार्ट करूँगा। ये शुरुआत का है मेरा मोलर कंडक्टिविटी जब हमने पानी नहीं मिलाया था। अब जैसे जैसे पानी मिला रहे हैं हमारी मोलर कंडक्टिविटी धीरे 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 बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि पानी जब मिलाते जाएंगे तो भी मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, जैसे इस तरीके से। तो ये जहाँ पर स्थिर होना स्टार्ट हो गया अर्थात ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग बोल रहे हैं अनंत तनुता या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं कि जो कोलराज का नियम है उसके जो गणित होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं और उसके साथ ऐसे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम क्या संबंध स्थापित करते हैं। हमने पिछले मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के विषय में हमने पहले पढ़ा हुआ है और उसमें हमने देखा था कि इनके बीच में यदि हम लोग रिलेशन देखें तो इक्विवेलेंट हमारा कंडक्टिविटी होता है वो स्पेशली नॉर्मलता अर्थात नॉर्मलिटी के केस में लिया जाता है और ये होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर वास्तव में पार्टिसिपेट होने वाले उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एसिड के केस में एन फैक्टर का अर्थ H प्लस आयन है, बेस के केस में एन फैक्टर का अर्थ OH माइनस आयन है। और चार्ज यदि लगे रहते हैं किसी के ऊपर तो उनके केस में एन फैक्टर का अर्थ उसके ऊपर लगा हुआ चार्ज है। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब ये तो हमारा कौन सा था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अर्थात तुल्यांक चालकता और मोलर कंडक्टिविटी अर्थात मोलर चालकता के बीच में रिलेशन था इस तरीके से। अब इसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखो, इनफाइनाइट अर्थात अनंत स्थिति में तो भी हमारे ये जो संबंध रहेंगे इनफाइनाइट स्थिति में भी यही रहेंगे। तो इसका प्रयोग हम लोग जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से करने के लिए करेंगे। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण ले रखा हूँ यहाँ पे AlCl3Al2SO4 AmGCl2, इनको कैसे लिखेंगे कोलराज के नियम के हिसाब से। तो AlCl3 को यदि मैं देखूँ तो इनको यदि हम लोग आयनों के फॉर्म में अर्थात चूँकि ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट है और इनको हम पानी में जब डालेंगे और इनफाइनाइट वाला स्थिति में रहेगा तो ये कैसे टूटेगा, ये टूट जाएगा Al+3 और 3Cl माइनस। अब इनका मान लो मुझे क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी कब निकालूँ, जब इनफाइनाइट स्थिति में, क्योंकि इनफाइनाइट स्थिति में ही इनके जो आयन है वो अपनी तेज़ गति से दौड़ेंगे। इस जिसको अभी हमने समझा है कि इनफाइनाइट स्थिति में क्या होते हैं कि इनके जो आकर्षण है एक दूसरे से वो ख़त्म हो जाते हैं लगभग। इस कारण ये सबसे ज़्यादा चालकता शो करते हैं इनफाइनाइट स्थिति में। क्लियर है। अब इनफाइनाइट स्थिति में यदि देखूँ AlCl3 की तो इस तरीके से इसका मोलर कंडक्टिविटी लिखूंगा मैं। यहाँ पे 1 है तो 1 को लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मोलर कंडक्टिविटी किसमें, इनफाइनाइट या जिसको जीरो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये इसको इनफाइनाइट की जगह हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं। Al+3 प्लस फिर इनफाइनाइट स्थिति में चूँकि ये 3 है तो सामने मैं 3 लिखूँगा जो हमने शुरुआत में पढ़ा हुआ है कैसे स्टार्ट करेंगे, और ये Cl माइनस ब्रैकेट के अंदर। अब ये तो हो गया हमारा मोलर वाली स्थिति में। यदि मान लो मुझे इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में लिखना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए इनके बीच में रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट स्थिति में बटा एन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इसको मैं यदि लिखूँ तो इसी तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से, और AlCl3 और अपॉन एन फैक्टर इसका क्या होगा, इसका एन फैक्टर होगा 3। क्यों, क्योंकि इसमें उपयोग होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या 3 है और इसके चार्ज को भी हम लोग देख सकते हैं +3 है, इधर माइनस में 3 टाइम्स है क्लोराइड का, इसलिए इसका क्या रहेगा, जो एन फैक्टर है वो 3 है। तो इसका अर्थ हो जाएगा यही जो लेमडा इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से यदि मैं इसको देखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ Al+3 अपॉन इसका भी क्या आ जाएगा 3 प्लस
लेमडा Cl माइनस, और ये 3 तो रखूँगा ही, इसी को कर रहा हूँ तो मोलर वाले में अपॉन, चूँकि इसमें क्या है माइनस का निशान है और क्या है 1 है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी क्या लिखना है। अर्थात इसके ऊपर माइनस का निशान एक बार है तो उसका एन फैक्टर भी 1 होगा। 3 तो उसके सामने क्या थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, अर्थात सामने में उसको लिखना था। अब इसको हम लोग यदि सामान्य रूप में देखें डायरेक्ट कि और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो इस तरीके से लिखेंगे AlCl3 इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट Al प्लस 3 प्लस लेमडा इक्विवेलेंट Cl माइनस इन्फिनाइट डाइल्यूशन। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ये जब लिखेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अर्थात इनके जो अणुओं की संख्या, एटम की संख्या होती है, उनको इस सामने में लिखना होता है, और जब इक्विवेलेंट के रूप में उसी चीज़ को लिखा जाता है तो सामने में नहीं लिखा जाता। अब ये ऊपर में हमने लिखा है, ये चीज़ क्या है, ये वास्तव में ऊपर ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, उसी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में कन्वर्जन है। अब इसका उपयोग हम लोग कुछ एक गणित को जब इस टाइप का आएगा उसको बनाने के लिए करेंगे। बाकी मोलर कंडक्टिविटी लिखने के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना बहुत इजी होता है, सीधा से यहाँ पे कोएफिशिएंट को हटाएंगे तो सेम इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बन जाएगा। और इनका यदि रिलेशन देखें हम लोग, ये वाला जो कि मैंने इसके आधार पर बनाया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लिखने का तरीका, तो ये भी वास्तव में यही चीज़ है। अंतर सिर्फ यह है कि यहाँ एन फैक्टर उपयोग हो रहा है, ऊपर वाले में एन फैक्टर का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है Al2SO4 थ्राइस, तो इनका मोलर कंडक्टिविटी लिखना बहुत ईजी है। Al2SO4 थ्राइस अर्थात एल्युमिनियम सल्फेट, इसको कैसे लिखेंगे 2Al प्लस 3 प्लस SO4 2 माइनस। यदि मैं इसका क्या लिखूँ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो बहुत ईजी है, Al2 लिख दूंगा SO4 थ्राइस इक्वल टू लेमडा इनफिनाइट डाइल्यूशन, सामने क्या है 2, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैं रखूँगा क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की खासियत है 2 लिखूँ मैं, और साथ में MAl प्लस 3 प्लस, अब सल्फेट का देखिए, सल्फेट कितना है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, 3 टाइम्स हो गया तो 3 यहाँ लिखूँगा, और लेमडा इनफाइनाइट MaSO4 2 माइनस। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि जब मोलर कंडक्टिविटी लिखा जाएगा तो इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, अर्थात ये चीज़ें ये इनके सामने में आ जाएंगे, और इसी को जब इक्विवेलेंट में मैं लिखूँगा इस तरीके से, तो उन चीज़ों को मुझे क्या कर देना है, हटा देना है सीधा सा इस तरीके से। EQ लिखूँगा या E भी लिख सकते हैं, स्मॉल E, Al प्लस 3 प्लस E इन्फिनाइट SO4 2 माइनस। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, लिखने का तरीका दोनों को सरल है। और ये इस टाइप का जो रिलेशन है हमारा, इस टाइप का रिलेशन तब उपयोग करेंगे जब हमको पूछा जाए स्पेशली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जाए और मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया रहे, तब हम लोग इन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया रहेगा तब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को और इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। बाकी जब कभी मान लो क्वेश्चन में सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी दिया है, अर्थात मोलर चालकता का मान और मोलर चालकता ही पूछ रहा है, तब ये इस टाइप का सूत्र प्रयोग करेंगे। यदि सिर्फ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही पूछ रहा है, तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि हमको निकालना हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेकिन हमको वैल्यू दिया रहे मोलर कंडक्टिविटी का इस तरीके से, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू रहेगा उसको रखेंगे और उस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान निकाल पाएंगे। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग समझते हैं कि कोलराज के नियम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखते हैं कोलराज के नियम का अनुप्रयोग। कोलराज का नियम मुख्य रूप से प्रबल विद्युत अपघट्ट अर्थात स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया गया है, जो कि 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस जो नियम है इसका प्रयोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी मोलर कंडक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए किया जाता है। वास्तव में होता क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी चूंकि डिसोसिएशन कम होती है, और जब हम पानी मिलाते हैं लगातार अर्थात अनंत तनुता वाली स्थिति में, तो उसका डिसोसिएशन तो होते रहता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको पता नहीं रहता कि उसका डिसोसिएशन कब कंप्लीट होगा। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के यदि केस में देखें और हम उसको यदि ग्राफ के द्वारा समझें, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। यदि हम लोग इस तरीके से सांद्रता और मोलर कंडक्टिविटी में के बीच में ग्राफ बनाएं, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में
इस तरीके से ग्राफ आता है। जैसे मान लो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अर्थात जैसे जैसे उस यदि मैं इस ग्राफ को ऐसे का अर्थ है कि उसकी सांद्रता बढ़ रही है, इसका रिवर्स का अर्थ है कि उसका तनुता बढ़ रहा है, अर्थात उसमें डाइल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, अर्थात उसमें हम लोग पानी मिला रहे हैं। यदि मैं इस ग्राफ को रिवर्स चलूँ तो इसका अर्थ है कि धीरे धीरे जब मैंने पानी मिलाया तो इसकी जो कंडक्टिविटी है अर्थात मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई। और इस ग्राफ को यदि मैं ऐसे धीरे से इधर पीछे एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ, एक्स्ट्रापोलेट का अर्थ है कि उस ग्राफ को बढ़ा दूँ, तब मुझे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाती थी। लेकिन यहीं पर यदि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को लूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, तो उसका यदि देखूँ और उसके लिए यदि ग्राफ बनाऊँ तो उसमें इस तरीके से कुछ आता है ऐसे। ये हमारा एसिटिक एसिड के लिए है। एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है कि इसका चूंकि डिसोसिएशन पूरा कंप्लीट नहीं होता, अर्थात अल्फा का मान जो जिसको वियोजन स्थिरांक कहते हैं उसका मान कभी 1 होता नहीं है। और इसमें जब हम लोग पानी लगातार मिलाते जाते हैं तो भी ये पता नहीं रहता कि कब इसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात 100%। इस कारण इसमें अर्थात पानी मिलाते जाएँ तो इसकी चालकता तो बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे कब कंप्लीट होगा ये हमको पता नहीं चलता। और इस ग्राफ को मैं यदि इधर आगे एक्स्ट्रापोलेट करूँ अर्थात बढ़ाऊँ तो भी समझ में नहीं आता कि जो ग्राफ है वो हमको कहाँ पर कट करके अर्थात इस लाइन में जो लैम्डा m वाला लाइन है उसमें मिलेगा। इस कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस ग्राफ के द्वारा हम लोग वक्र नहीं निकाल सकते, जो कि मैं इस स्टेटमेंट पर लिख रखा हूँ। तो इसमें अब करते क्या है कि हम लोग कोई मान लो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उसका हम लोगों को क्या करना है, निर्धारण करना है उसके मोलर कंडक्टिविटी का। तो वो निर्धारण कैसे होगा, तो एसिटिक एसिड का तो डायरेक्ट निर्धारण नहीं कर सकते मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन हम लोग को इनडायरेक्ट विधि से कोलराज के नियम का प्रयोग करके हम मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो मुझे HCl दिया गया अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इक्वल टू मैं इसको क्या करूँगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H+ इसका। इसी तरीके से मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Cl- अर्थात Cl- का। उसी तरीके से मेरे पास है सोडियम एसिड जो कि एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये मेरे पास साल्ट है ये, और ये एसिड है, इन सबको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसके केस में यदि देखें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं MCH3COO Na ब्रैकेट बंद इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na+, उसी तरीके से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी में देखूं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ CH3COO- अर्थात एसीटेट आयन मोलर कंडक्टिविटी के केस में। इसी तरीके से NaCl का निकालूँ तो इसका मैं लिख सकता हूँ मोलर कंडक्टिविटी किसका, NaCl और लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na+ की मोलर कंडक्टिविटी प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Cl- की मोलर कंडक्टिविटी। अब इन तीनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और तो कोलराज के नियम का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकलेगा, हम लोग इससे संभावना बनाते हैं। जैसे CH3COOH का मुझे मान लो निकालना रहेगा इस समीकरण के माध्यम से, तो मैं क्या करूँगा इसमें लिखूँगा लैम्डा m CH3COOH, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और यदि ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H+ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COO-। जो मैंने ऊपर ये 3 लिखा है इसको मैं समीकरण 1, 2, 3 नाम दे देता हूँ। अब ये जो मैं वीक एसिड मेरा है, इस वीक एसिड में मैंने जो समीकरण लिखा है इसके जैसा संभावना किस में बन रहा है, अर्थात H+ किस में है और CH3COO- किस में। देखिए इस समीकरण में हमारा H+ है और इस समीकरण में क्या है, CH3COO- है। ठीक है, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हमको क्या करना है, जोड़ना है ताकि ऐसा बन जाए। लेकिन देखो समीकरण 1 में क्या है, Cl- है, और समीकरण जो 2 है मेरा उसमें Na+ है, इनको हटाना भी है, और वो हटाने वाला स्थिति मेरा क्या है, सोडियम क्लोराइड वाला जो तीसरा समीकरण में है। तो इसको क्या करूँगा, उनको हटाने के लिए मैं समीकरण 3 को जब घटा दूंगा तो मेरे पास जो एसिटिक एसिड है इसका मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपने थोड़ी बहुत समझ ली होगी। अर्थात हम लोग डायरेक्ट तो नहीं पता कर सकते इसकी मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनको जोड़कर और कहीं पर घटाकर किसी किसी केस में जोड़कर इस तरीके से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके न्यूमेरिकल हम लोग, ये तो एक सिंपल है एप्लीकेशन पार्ट के लिए, न्यूमेरिकल मैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी आप एप्लीकेशन पार्ट पर समझें।
दूसरा देखो वियोजन की मात्रा अर्थात अल्फा की गणना करना। अल्फा स्पेशली क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का मान 1 होता है क्योंकि वहाँ डिसोसिएशन 100% हो जाता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का मान 1 नहीं होता, 1 से कम होता है। लेकिन ये भी कंडीशन है कि यदि इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यदि इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का मान 1 हो भी सकता है। हम लोग अल्फा का मान निकालने के लिए अर्थात वियोजन की मात्रा गणना करने के लिए भी जो कोलराज का नियम है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी सी सांद्रता अर्थात सिंक कंसंट्रेशन पर, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन पर जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा उसकी सांद्रता के साथ कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, और अर्थात कोई भी कंसंट्रेशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो वैल्यू दिया रहेगा मोलर कंडक्टिविटी, उस मान को हम लोग इस समीकरण में ऊपर रखेंगे, और इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाले समीकरण का जो मान रहेगा उस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे अर्थात मोलर कंडक्टिविटी को। तो इस तरीके से अल्फा अर्थात वियोजन की मात्रा को हम लोग पता कर सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा इसका एप्लीकेशन है अर्थात तीसरा जो कोलराज का नियम है उसका प्रयोग कर सकते हैं कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके वियोजन अर्थात स्थिरांक की गणना करने, जिसको वियोजन स्थिरांक को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले अल्फा निकालना होगा। उसके बाद फिर इस सूत्र में जो अल्फा का वैल्यू है पुट करना होगा, जो सी है सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन, वो वैल्यू दिया रहेगा। ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ है, वहाँ से आया हुआ है। तो ये फार्मूला आपको गणित बनाने के लिए या इसके न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको याद करने पड़ेंगे, अर्थात जो तीसरा वाला और दूसरा वाला फार्मूला है वो। ठीक है, पहले वाले के लिए फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिक लगा के आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है ये। चौथा यदि मैं बात करूँ तो अल्प विलेय जो लवण होते हैं उनकी विलेयता को डिसाइड करने के लिए, अल्प विलेय अर्थात जो पानी में आसानी से नहीं घुलते, जैसे मैं बात करूँ बेरियम सल्फेट की या फिर बोल सकता हूँ बेरियम क्लोराइड की, इसी तरीके से और भी अलग अलग हमारे पास साल्ट होते हैं। तो उनकी विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सॉल्युबिलिटी बराबर K/1000 अपान लैम्डा m इन्फिनाइट अर्थात मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना ना भूलें। इसके पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे जो इसका अनुप्रयोग है, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।